इनकम यानी आय, इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। तो पूरे वर्ष के दौरान जितना भी रेवेन्यू को कमाया गया है और उसी में से जब एक्सपेंसेस को घटा दिया जाएगा तो जो डिफरेंस बचेगा, जो अंतर बचेगा, उसे इनकम कहा जाता है। वैसे रेवेन्यू का भी हिंदी आय ही होता है और इनकम का भी हिंदी आय ही होता है, लेकिन रेवेन्यू रेकरिंग नेचर का होता है। लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इनकम और रेवेन्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। रेवेन्यू में से यानी कि आय में से जब खर्च को घटाते हैं इनकम आता है। डेटर्स, अब डेटर्स में बी शब्द को नहीं बोलना है, डेबटर्स नहीं बोलना है, डेटर्स बोलना है, बी साइलेंट रहेगा। डेटर यानी कि देनदार को डेटर कहा जाता है। अब ये बिजनेस है और इसी बिजनेस के दो ग्राहक हैं। अब इस व्यापार से जिस ग्राहक को माल उधार में बेचा जाता है उसे ही देनदार बोला जाता है। तो गुड्स सोल्ड टू दोज पर्सन ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। तो इस बिजनेस से इस व्यक्ति को माल बेचा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? तो गुड्स सोल्ड टू राजेश ऑफ ₹5,000 फॉर कैश। तो ये राजेश है, बिजनेस से राजेश को माल को बेचा गया है, लेकिन कैसे बेचा गया है? तो कैश में बेचा गया है। एक इसके साथ भी लेन देन किया गया है। तो गुड्स सोल्ड टू महेश ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर महेश को माल बेचा गया है 5,000 रुपए का, लेकिन उधार बेचा गया है। तो जिस भी ग्राहक को, जिस भी व्यक्ति को माल उधार में बेचा जाएगा, ये क्रेडिट शब्द देखना है। तो जब उधार में बेचा जाएगा तब उस व्यक्ति को बोला जाता है डेटर यानी देनदार। अब डेटर की परिभाषा हम डेटर के तरफ से भी दे सकते हैं और बिजनेस के भी तरफ से देख सकते हैं। तो डेटर की परिभाषा डेटर के तरफ से हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ए पर्सन हु रिसीव्स ए बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनीज वर्थ इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन फ्यूचर। यानी वह व्यक्ति जो किसी व्यापार की सभी बेनिफिट बिना कोई मनी भुगतान किए हुए ही प्राप्त कर लेता है तो उसे डेटर कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति उस बिजनेस को भविष्य में रकम देने के लिए लाइबल होता है, यानी उत्तरदायी होता है कि भविष्य में इस बिजनेस को जो उधार खरीदा है उसको उधार वाला पैसा देना पड़ेगा। अब इस बिजनेस के एंगल से डेटर की परिभाषा क्या होगी? तो इन बिजनेस द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स। तो इस बिजनेस के एंगल से जिस पर्सन को बिजनेस से माल उधार बेचा जाता है उसे डेटर कहते हैं। इन बिजनेस द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड ए डेटर। तो व्यापार में जिस भी व्यक्ति से मनी रिसीव करना अभी बाकी है, यानी कि फ्यूचर में मनी रिसीव करना है, तो जिससे भी फ्यूचर में मनी रिसीव करना है उस व्यक्ति को बोला जाएगा डेटर या देनदार। क्रेडिटर यानी कि लेनदार। तो लेनदार किसे कहते हैं? तो ये बिजनेस हो गया और ये फर्म है और ये एक व्यक्ति है। तो इस फर्म से
ये बिजनेस माल खरीदेगा। तो बिजनेस के द्वारा परचेज किया गया गुड्स, उसका भी तरीका दो है। गुड्स कैसे खरीदे हैं, कैश में कि क्रेडिट में। तो यहां पर गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹15,000 फॉर कैश, यानी कि इस फर्म से ये बिजनेस यानी हम लोग वाला बिजनेस माल कैसे खरीदा है, तो 15,000 रुपया कैश देकर। तो यहां पर ये कैश का लेन देन हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम गोपाल ऑफ ₹5,000 ऑन क्रेडिट। तो गोपाल जी से ये बिजनेस माल कैसे खरीदा है, तो 5,000 रुपए के क्रेडिट पर यानी उधारी पर। तो जिस भी व्यक्ति से बिजनेस के द्वारा माल उधार खरीदा जाता है, ये उधार शब्द जब हमको मिलेगा तब इस व्यक्ति को बोला जाएगा इस बिजनेस के बुक में क्रेडिटर। इसलिए इस व्यक्ति को हम लोग बोले क्रेडिटर। हम लोग फर्म से माल कैसे खरीदे थे, तो कैश में खरीदे थे, इसलिए इसे क्रेडिटर नहीं बोलना है। जिससे उधार माल खरीदा जाएगा उस व्यक्ति को बोलना है क्रेडिटर यानी लेनदार। अब लेनदार की परिभाषा लेनदार की तरफ से या व्यापार की तरफ से दिया जा सकता है। लेनदार की परिभाषा लेनदार की तरफ से क्या होगा, तो ए पर्सन हु गिव्स ए बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनीज वर्थ इमीडिएटली बट टू क्लेम इन फ्यूचर। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी बेनिफिट किसी बिजनेस को दे देता है बिना किसी मनी रिसीव किए हुए, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। लेकिन जितना ये उधार बेचा है, जितना ये बिना मनी का अपना बेनिफिट दिया है, उसके बदले में फ्यूचर में वो रुपए लेने के लिए क्लेम करेगा, यानी मांगेगा कि भाई जितना का उधार दिए हैं वो पैसा हमें दीजिए, तो इस व्यक्ति को बोला जाएगा क्रेडिटर। बिजनेस के एंगल से क्रेडिटर की परिभाषा क्या है, तो इन बिजनेस द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो व्यवसाय में जिस व्यक्ति से वस्तु या माल या गुड्स उधार खरीदा जाता है, जिस व्यक्ति से माल गुड्स या वस्तु उधार खरीदा जाता है, उन सभी व्यक्तियों को बोला जाता है क्रेडिटर। इन बिजनेस द पर्सन टू होम मनी इज टू बी पेड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड ए क्रेडिटर। यानी कि व्यापार में जिन व्यक्तियों को भविष्य में पेमेंट करना हो, यानी कि माल खरीदते समय हम पेमेंट नहीं किए हैं लेकिन भविष्य में हम पेमेंट करेंगे, तो इस बिजनेस में जिस व्यक्तियों को भविष्य में भुगतान किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर यानी लेनदार। गुड्स वस्तु या माल, यानी कि वैसी सभी कमोडिटीज, वैसी सभी वस्तुएं जो रीसेल वाले इंटेंशन के साथ खरीदा जाता है कि हमें ये वस्तु खरीद ही रहे हैं पुनः बेचने के लिए, तो उन सभी वस्तुओं को बोलेंगे गुड्स या माल। अब प्रोडक्ट परचेज किए, मेरा इंटेंशन दो हो सकता है। अगर हम रीसेल करने वाले पर्पस के लिए प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कि रीसेल नहीं करने वाले पर्पस से हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अगर रीसेल वाले पर्पस के साथ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं गुड्स या माल। लेकिन अगर रीसेल नहीं करना है बल्कि यूज करना है तो उसे बोला जाता है एसेट्स। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहां वाला सिचुएशन थोड़ा बदल भी सकता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। गुड्स रेफर टू कमोडिटीज और प्रोडक्ट और थिंग्स इंटेंडेड फॉर सेल इन द बिजनेस। तो व्यापार में बेचने वाले सोच के साथ, बेचने वाले पर्पस के साथ जो भी कमोडिटी, प्रोडक्ट या थिंग्स
खरीदे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। अब द फॉलोइंग अकाउंट्स यूज्ड फॉर गुड्स इन द बिजनेस। व्यापार में गुड्स अकाउंट के लिए इन सभी खातों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी खातों को मिलाकर एक सिंगल अकाउंट बनेगा गुड्स अकाउंट। लेकिन वो वेरियस अकाउंट कौन कौन सा है? तो स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट किसे कहते हैं? परचेज अकाउंट किसे कहते हैं? आगे तो देखिए, अभी जो पीछे बोले ना कि अगर नॉट फॉर रीसेल वाले पर्पस के साथ यदि कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एसेट्स बोलते हैं, पीछे तो बोले थे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हटकर कि प्रोडक्ट परचेज किए, मेरा सोच क्या था कि हमें उसे पुनः नहीं बेचना है। नॉट फॉर रीसेल वाले पर्पस के साथ प्रोडक्ट परचेज किए हैं, लेकिन जब हमें रीसेल नहीं करना है तो दूसरा काम क्या करेंगे? यूज करेंगे, प्रयोग किया जाएगा। तो प्रयोग करते समय उसके लाभों को देखा जाएगा, उसके बेनिफिट को देखा जाएगा। अगर उस वस्तु का बेनिफिट शॉर्ट पीरियड में ही मिल जाएगा, शॉर्ट पीरियड का अर्थ हो गया 12 महीने में ही, 1 साल के अंदर अंदर ही यदि उसका सारा बेनिफिट मिल गया, कुछ बचा हुआ नहीं है, तो उसे बोला जाएगा एक्सपेंसेज। लेकिन अगर उसकी बेनिफिट यदि लॉन्ग पीरियड तक व्यापार को मिलती रहेगी, यानी 1 साल में नहीं, 1 साल से ज्यादा समय तक, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक यदि उसकी बेनिफिट मिल सकती है, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एसेट्स। स्टॉक, तो स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, इसे मर्केंडाइज भी कहते हैं, तो इसे रहतिया भी कहते हैं, और स्टॉक हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, स्टॉक या रहतिया। अंग्रेजी में है स्टॉक, इन्वेंट्री या मर्केंडाइज। अब स्टॉक क्या है? तो व्यापार के पास जो भी वस्तुएं बिना बिका हुआ बचा हुआ होता है उसे स्टॉक कहते हैं। तो अनसोल्ड गुड्स लेइंग इन ए बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट आर नोन एज स्टॉक। तो व्यापार में जो भी बिना बिका हुआ गुड्स बचा हुआ होता है एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उस बचे हुए सभी वस्तुओं को कहते हैं स्टॉक, यानी स्टॉक में इतने रुपए का माल बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक, अंतिम रहतिया। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग इन हैंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर का अर्थ क्या है कि व्यापार का ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो 1 अप्रैल से शुरू हो और 31 मार्च को समाप्त हो, तो ऐसे वर्ष को हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर वो वर्ष 1 जनवरी को शुरू होता हो और 31 दिसंबर को समाप्त होता हो, तो ऐसे वर्ष को हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। व्यापार में जनरली फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो व्यापार में वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि 31 मार्च के दिन जो भी अनबिके माल का स्टॉक बचा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक। परचेजेज, तो कोई भी प्रोडक्ट रीसेल वाला पर्पस के लिए जब खरीदा जाता है तो उसे कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स। परचेज यानी क्रय, खरीदना। परचेज, बाइंग ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल इज कॉल्ड परचेज। तो कोई भी वस्तु जब पुनः बेचने के उद्देश्य के साथ खरीदी जाती है कि हमें इस वस्तु को
बेच देना है तो उस वस्तु को खरीदते समय बोलना है परचेजेज। सेल्स यानी बिक्री। तो जो रीसेल वाला इंटेंशन के साथ जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं, जब बेचेंगे तो उसे बोलेंगे सेल्स। बेचते समय उसके वैल्यू को बोलेंगे सेल्स। खरीदते समय बोलेंगे परचेजेज, बेचते समय बोलेंगे सेल्स। तो व्हेन गुड्स मींट फॉर रीसेल आर सोल्ड इज कॉल्ड सेल्स। तो रीसेल वाला गुड्स जब हम सेल करेंगे तो उसे सेल्स कहते हैं। परचेज रिटर्न्स, क्रय वापसी। तो जब खरीदे हुए माल को अगर उसमें कुछ डैमेज निकल गया तो उसे चूंकि उसे उधार में खरीदा गया है इसलिए उसे वापस भी कर सकते हैं। अगर कैश में खरीदेंगे तो जनरली वापस नहीं होता है, लेकिन अगर उधार में खरीदेंगे और कोई डैमेज निकलेगा तो उसे वापस किया जा सकता है। तो जब खरीदे गए गुड्स को वापस किया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न्स या क्रय वापसी कहते हैं। परचेज रिटर्न्स को रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न्स को क्रय वापसी बोलिए अथवा बाह्य वापसी बोलिए, क्योंकि माल बाहर वापस किया जाता है। तो परचेज रिटर्न्स व्हेन गुड्स bought are returned to the suppliers is known as purchases returns और returns inward। तो जब खरीदे गए गुड्स को सप्लायर को वापस किया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड कहते हैं, यानी क्रय वापसी या बाह्य वापसी कहते हैं। सेल्स रिटर्न्स, बिक्री वापसी। तो चूंकि खरीदे हुए माल को हम लोग डैमेज की स्थिति में वापस तो कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम भी जिन जिन व्यक्तियों को माल उधार में बेचे होंगे, अगर उनके पास कोई कुछ भी अगर डैमेज निकलेगा उसे भी वापस लेना पड़ेगा। तो जब बिका हुआ माल वापस मिलेगा, वापस आएगा, तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न्स, यानी बिक्री वापसी। तो सेल्स रिटर्न्स when goods sold are returned by the customer it is called as sales returns और returns inward। तो जब बिका हुआ माल कस्टमर से वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न्स बोलते हैं, यानी बिक्री वापसी बोलते हैं, अथवा रिटर्न्स इनवर्ड भी बोलते हैं, आंतरिक वापसी बोलते हैं, क्योंकि माल बाहर बेचे थे और वहां से वापस आएगा, यानी माल अंदर वापस आएगा, इसलिए इसे रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं। लाइव स्टॉक। तो व्यापार के अंदर कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाती है। इस केस में क्या किया जाता है कि दूर दराज इलाके में जब व्यापार होता है, जहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं होती है, तो वहां पर कुछ जानवरों को माल की डिलीवरी देने के लिए रखे जाते हैं। तो जानवरों से संबंधित खाते को ही बोलते हैं हम लोग लाइव स्टॉक। यानी कि व्यापार के अंदर में जब कोई भी एनिमल, जानवर यदि व्यापार के कामों में यूज किया जाएगा तो जानवरों से संबंधित खाते को कहते हैं हम लोग लाइव स्टॉक। तो एनिमल्स which are used in the trade are called लाइव स्टॉक। यानी कि व्यापार में जब जानवरों का प्रयोग किया जाता है तो जानवरों के लिए ही लाइव स्टॉक का यूज किया जाता है, यानी उसको उसके नाम से नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके नाम को छोड़कर लाइव स्टॉक लिखा जाता है।